हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी परिवेश, जिसके अंदर हमारे पास पेपर 3 चल रहा है डीई एंड एसएफ, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर 15 है। लास्ट लेक्चर 14 के अंदर हम मोंगेज मेथड की बात कर रहे थे और आपको बताया था कि अपने सिलेबस में कौन सी है, एक्सरसाइज 12.2। आज देखो हमारे पास उसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। तो ये जेपीएच की बुक में पेज 349 के ऊपर है, एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या कहती है कि सोल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय मोंगेज मेथड। ठीक है, और सबसे पहले हम क्वेश्चंस नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चंस नंबर 1 को हम बाद में करेंगे। देखो क्वेश्चंस 2 क्या कहता है हमारे पास है, 2x² r माइनस 5xys प्लस 2y² t प्लस 2px प्लस qy इज इक्वल टू 0 वेयर, यह मैंने लिख के दिया, एग्जाम में ऐसे लिखेगा वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। मतलब कौन कौन से सिंबल्स का मीन्स हो गया, r का है, एक हमारे पास स्मॉल s है, एक t है। इट मीन्स वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। इसका मतलब कितना हो जाएगा, del 2z बाई del x²। इसका मतलब del 2z बाई del x del y या del 2z बाई del y del x, और इसका मतलब del 2z बाई del y²। ठीक है, अब अगर आपको ये क्वेश्चंस में लैंग्वेज नहीं दे तो अभी आपको काम चला सकता है, ऐसे भी दे सकता है एग्जाम के अंदर। देखो मैं रब कर रहा हूँ, केवल ऐसे देगा सोल्व, और ये आपको इक्वेशंस लिख के दे देगा और साइड में लिख के देगा वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को नोट करो। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चंस नंबर 2 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चंस नंबर 2। क्या है भाई, क्वेश्चंस नंबर 2 हमारे पास है 2x² r माइनस 5xy स्मॉल s प्लस 2y² t प्लस 2y² t प्लस 2px प्लस 2 स्मॉल px और 2 के ब्रैकेट्स लगा हुआ है इंटू qy इज इक्वल टू 0। और समझ जाओगे वहाँ पी क्यू आर क्या बताना चाह रहा है कि वही जनरल्स जो मीनिंग होते हैं वही होंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले आप क्वेश्चंस आराम से पहचान गए कि आर मिला है, स्मॉल एस मिला है, टी मिला है एंड वी मिला है। मतलब ये किस प्रकार का इक्वेशंस है, मोंगेज मेथड का। अब आप जानते हैं मोंगेज मेथड हमारे पास क्या होती है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। क्या होती है भाई मोंगेज मेथड हमारे पास है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। तो अब आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको इस फॉर्मेट में डालो, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। यानी पहले आर का कोफिशिएंट, क्या ये आर का है, यस, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2x² r प्लस एस एस, यानी ये कितना बच गया माइनस 5xy इंटू स्मॉल एस प्लस टी टी, ये रहा टी का वेरिएबल्स, प्लस 2y² स्मॉल टी और इक्वल में v है। तो बची हुई इस साइड को हम क्या ले जाएंगे, इक्वल में v ले जाएंगे। तो ये इस साइड में जाके कितना हो जाएगा माइनस 2px प्लस qy। तो देखो दिए गए मोंगेज मेथड के क्वेश्चंस को हर बार आप ऐसे लिखोगे आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी, और इसको आप मानोगे इक्वेशंस नंबर 1। इसको आप क्या मानोगे भाई, इक्वेशंस नंबर 1। अब आपको लैंग्वेज लिखनी है कि सिंस वी नो दैट मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मोंगेज मेथड, अब लिख के दिखा देना कि हमारे पास कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको। और वैसे भी एक्सरसाइज मोंगेज मेथड की है तो हम क्या बोलेंगे, सिंस वी नो दैट मोंगेज मेथड बाय इंटीग्रेशंस। मैंने बताया था ना उसको, आपको नाम क्या लिखना है, मोंगेज मेथड बाय इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग इज गिवन बाय। तो मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपको किस प्रकार से दिया जाता है, आर इंटू स्मॉल आर प्लस एस इंटू स्मॉल एस प्लस टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू वी। सो हियर मतलब क्वेश्चंस में देगा उसको पहले आप आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी के रूप में सेट करो,
फिर ये लाइन लिखो कि सिंस वी नो दैट monges मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग इज गिवन बाई RR प्लस SS प्लस TT इज इक्वल टू V। तो अब इसकी कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर नाम मत देना, इसको डायरेक्ट लिखो। कंपेयर करेंगे तो देखो, सो हियर कैपिटल R कितना बचा हमारे पास है 2x स्क्वायर, कैपिटल S कितना बचा, ये प्लस के अंदर है तो ये माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 5 इंटू XY, देखो स्मॉल s का कोफिशिएंट, प्लस TT, तो T कितना बचा हमारे पास है 2y स्क्वायर इज इक्वल टू V, और V हमारे पास कितना बचा माइनस 2px प्लस qy, और इसको आप मानोगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशंस के हिसाब से याद रख लेना ताकि क्वेश्चंस आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है भाई, तो दिए गए क्वेश्चंस आपका मोंगेज मेथड RR प्लस SS प्लस TT इज इक्वल टू V के फॉर्मेट में लिखना है। फिर आपको क्वेश्चन को इस हिसाब से लिखना है कि R की वैल्यू, कैपिटल S की वैल्यू, कैपिटल T की वैल्यू एंड हमारे पास कैपिटल V की वैल्यू आ जाएगी। इतना लिखने के बाद फिर से आपको एरो का साइन लगा के एक लाइन लिखनी है कि सिंस वी नो दैट, आप डायरेक्ट लिखोगे भाई। फिर से अपने को यहाँ आने के बाद एक लाइन लिखनी है कि सिंस वी नो दैट मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, यस मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन से इज गिवन बाई, यस आपको हर बार क्वेश्चन में क्या लिखना है कि सिंस वी नो दैट मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन इज गिवन बाई। अब वो दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। क्या थी भाई हमारे पास है RdP/dy, देखो पिछले वाले लेक्चर में बताया था ना मैंने, RdP/dy प्लस TdQ/dx प्लस TdQ/dx और माइनस V/dy/dx इज इक्वल टू 0। काफी बार लिखोगे तो आराम से याद हो जाएगी। एंड दूसरी क्या थी हमारे पास है Rdy2 माइनस कैपिटल S/dy/dx, Rdy2 माइनस S/dy/dx प्लस T/dx2 इज इक्वल टू 0, और इसको आप नाम दोगे हर बार इक्वेशन नंबर 3, इसको आप नाम दोगे हर बार इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, पहले हमेशा RdP/dy TdQ/dx माइनस V/dy/dx लिखोगे, और सेकंड नंबर पे क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर मैं dx2 का भाग दूंगा तो ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसलिए हमेशा सेकंड वाली इक्वेशन को dy2 का कोएफिशिएंट मतलब dy और dx दिखने चाहिए, ऊपर वाले में dP/dQ आ जाएंगे और इसके अंदर dy dx dy/dx आना चाहिए। हर बार इसे इक्वेशन नंबर 3 और हर बार इसे इक्वेशन नंबर 4 मानोगे। ठीक है, यहाँ तक किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट मीन्स आप 7 या 8 लाइन से आराम से रख सकते हो किसी भी क्वेश्चन की, अगर नहीं आता है तो भी क्वेश्चन को आधा सोल्व कर लोगे। मैं इस मेथड से बताऊंगा इसको। अब आपको क्या लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन, अब यहाँ R की वैल्यू रखनी है, इस इक्वेशन 2 में भी रखनी है और इस इक्वेशन 3 में भी रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन से 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन से 2 एंड 3 वी गेट। देखो आपको पता है ये जो इक्वेशन 2 में RS/T की वैल्यू दे रखी है, ये इक्वेशन 3 में भी रखनी है और ये इक्वेशन से 4 में भी रखनी है, पर अपने एक सिस्टम के हिसाब से चलेंगे ताकि हमारे कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले आप इक्वेशन 2 और 3 से, फिर आप इक्वेशन 2 और 4 से। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 R की वैल्यू रखो, इसके अंदर कितनी आ जाएगी भाई 2x स्क्वायर। देखो R की वैल्यू रख ली हमने 2x स्क्वायर इंटू dP/dy प्लस T की वैल्यू रखो, प्लस T की वैल्यू रखो। T की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 2y स्क्वायर इंटू dQ/dx, इंटू में dQ/dx माइनस V की वैल्यू, देखो माइनस V की वैल्यू, और V की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस है प्लस है, और ये कितना बचेगा 2px प्लस qy, ये तो आ गया V। और देखो भूल मत जाना V के साथ क्या है dy dx इज इक्वल टू 0, dy dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जितनी सोल्व होती है तो इसको सोल्व कर लो, या इसको आप ऐसा कैसा भी छोड़ सकते हैं। तो एक बार मेरे को यहाँ 2 कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो आगे चल के कैलकुलेशंस बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम पहले इसको सोल्व करेंगे। x स्क्वायर dP/dy
प्लस वाई स्क्वायर डी क्यू डी एक्स प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और ये मेरे पास आप मान के चलोगे इक्वेशंस नंबर 5। देखो आप तो इसके अंदर इक्वेशंस नंबर का सिस्टम्स याद रखना, मैं बता रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिए गए क्वेश्चन को 1, उसकी आर एस टी की वैल्यू को 2, और जो मोंगे सब्सिडरी हर बार डबल इक्वेशन लिखनी होगी पेयर के रूप में, उसको इक्वेशंस 3 एंड 4। तो पहले आर एस टी का मान इसके अंदर रखो, उसको इक्वेशंस 5 मानो, फिर आर एस टी की वैल्यू इसके अंदर रखो, उसको इक्वेशन से मानेंगे या नहीं मानेंगे वो भी इसको चेक करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एंड फ्रॉम इक्वेशंस एंड again from equations 2 and 4 we get यानी पहले तो हमने ये आर एस टी के मान कहाँ रख ले, इस सब्सिडरी इक्वेशन से, मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन के इक्वेशंस नंबर 3 में। अब कहाँ रखने हैं इसको, इक्वेशंस नंबर 4 आर एस टी की वैल्यू। ठीक है, चलो रखो, कितना आ जाएगा, आर की जगह मैंने रखा 2x², आर की जगह हमने क्या रखा 2x², इंटू में क्या है dy2, इंटू में क्या है भाई dy2, माइनस कैपिटल S, और ये कैपिटल S था भाई, ये कैपिटल S की वैल्यू कितनी है -5xy, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5xy, और इंटू में ये भी लगाना भाई साथ साथ, इंटू में dy dx, इंटू में dy dx प्लस t की वैल्यू क्या है 2y² प्लस t इंटू dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इंटू dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार आप यहाँ आने के बाद, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे मोंगेज मेथड का, हर बार आप इस क्वेश्चंस की स्टेप्स यहाँ से लेके और इसको यहाँ तक लिख सकते हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास से 1/3 कंप्लीट हो गया है, और 1/3 का मतलब आप समझते हो एग्जाम में आपके 3.5 नंबर कंफर्म हो चुके हैं। अगर आप इसको सही सिस्टमेटिक ढंग से लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टेप बाय स्टेप चलने देना, वहाँ आपके पास काफ़ी पेजेस की कापी आएगी, नहीं भरेगी, कितने भी कोशिश कर लेना चाहिए, तो आप आराम से खुल के लिखोगे तो स्टेप्स बाय स्टेप्स, इक्वेशंस बाय इक्वेशन से मेथड्स को, प्रोसेस को याद रखोगे, और ये सेम प्रोसेस अपने को हर क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद चैलेंज रहेगा। अब मैं एक बार प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताया था उसको मैं बता दूं। मैंने ऐसे कुछ बताया था कि r/dy2 प्लस ऐसे dy dx प्लस t dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ तो मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन के अंदर आर एस टी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, प्रीवियस में हमने आर एस टी को आर एस टी ही छोड़ा है। अब मैंने उसमें क्या किया था, इसके dx2 का भाग दे के इसको ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी थी। अब आपको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के बाद फिर मैंने ऐसे लिखा कि देखो भाई इसको लीनियर बनाना है, यानी इसके 1 की पावर में लेके आना है। ये लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए dy एंड dx के फॉर्मेट के अंदर। देखो यहाँ भी dy2 है, यहाँ भी dx2 है, हमें 1 के गुणा के रूप में चाहिए, यानी प्रोडक्ट के रूप में चाहिए। तो यहाँ आने के बाद हर क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ी सी माथाफोड़ी करनी होगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। पर टारगेट क्या है, यहाँ आने के बाद याद रखना कि मेरे को dy dx की पावर 1, dy dx की पावर 1 और दोनों के गुणनफल के रूप में लिखना है। यस, दोनों के गुणनफल के रूप में, यानी ये मेरे को इक्वेशन से लीनियर बनानी है। और अब इसको लीनियर बनाने के लिए आपको हर क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करनी होगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x² dy2 प्लस, देखो ये 2 है और ये 5 है, 5 को मैं 3+2 लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, या तो 4+1 लिखो या 1+4 लिखो। देखो या तो आप इसको 4+1 लिखो या इसको आप 4+1 लिख के चेक करोगे। एक पार्ट तो ये ले लिया और 4 ये ले लिए, 4xy dy dx प्लस ये ऐसा का ऐसा। और टारगेट क्या है आपका, टारगेट को ध्यान रखना dy माइनस m1, ये प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इंटू dy माइनस m2 dx। यानी हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस लेके आना है दोनों के प्रोडक्ट के रूप में। मैं पहले बता रहा हूँ कि मोंगेज मेथड के हर क्वेश्चंस में पहला चैलेंज आपके यही आने वाला है।
तो यहाँ ये केवल प्रैक्टिस से ही सोल्व होगा भाई, ठीक है। तो 5 को आपने क्या लिख दिया 1 + 4। अब इसके अंदर आप देखो कॉमन लो, क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, x dy, x dy कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा 2x dy प्लस x dy कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा y dx प्लस इसके अंदर मैं ले रहा हूं कॉमन 2y dx, इसके अंदर कॉमन क्या आ गए भाई 2y dx, तो ये कितना बचेगा 2y dx को हटाओ x dy प्लस 2y dx को हटाओ y dx और इक्वल में 0, इसके भी लगा लेना भाई इक्वल में 0। क्या आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से अगर आपको दिखाई दे जाएगा शायद, चलो थोड़ा सा देखो। अब ये 2x dy प्लस y dx, 2x dy प्लस y dx, यानी मैं इसके अंदर कॉमन ले सकता हूं 2x dy प्लस y dx, तो ये दोनों में कॉमन लूंगा तो ये कितना बचेगा हमारे पास है x dy प्लस 2y dx प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये dy dx के फॉर्मेट में आया कि नहीं आया, आ गया ना भाई। देखो dy की 1 dx की 1, dy की 1 और dx की 1, तो यहाँ कुछ कांस्टेंट आ जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 2x इसमें कॉमन लो, तो देखो अगर मैं इसी फॉर्मेट में बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2x अगर मैं बाहर ले लूँ इसके अंदर तो dy प्लस y बटा 2x इंटू dx, और इसके अंदर भी मैं x कॉमन ले लूँ तो ये कितना बचेगा dy प्लस 2y बटा x इंटू dx। अब 2x और x को इधर भेज दूँ 0 के अंदर तो ये बन गए ना dy, और ये वैल्यू किसकी आ गई m1 की, ये वैल्यू किसकी आ गई m2 की। बट आपको ध्यान रखना ये लीनियर बनना चाहिए, यानी इसकी भी 1 और इसकी भी 1, और 1 आपको लगाना नहीं है, किसी की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर या रेखिक या एक रेखा के रूप में बोलते हैं। तो बस हर क्वेश्चन में आके पहली जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होगी वो केवल यही है कि आप इसको प्रोडक्ट के तौर पे लिखिए। ओके भाई, आप इसको dy dx के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब देखो इसके अंदर या तो इसके बराबर 0 होगा या फिर इस वैल्यू के अंदर इसके बराबर 0 होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार इक्वेशन 1 से लेके 4 तक रफ कर रहा हूँ, आप इसे नोट करो साथ साथ। तो यहाँ तक बताओ आपके कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब देखो हमें इसके बराबर दोनों को अलग अलग ले लेंगे और इक्वेशंस नंबर ध्यान में रखेंगे भाई। ये इक्वेशंस 1 2 3 4 5 तक आ गए हो, इक्वेशंस 5 तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इक्वेशंस 5 को आगे चल के हम इसे काम में लेंगे। अब क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मैं ऊपर लिख रहा हूं 2x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। देखो या तो इसके अंदर ये 0 होगा या फिर इसके अंदर ये 0 होगा, और x dy प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0। देखो कंडीशंस के अंदर भाई a इंटू बी, इसको आप एक बार a मान के चलो, इसको b मान के चलो। a इंटू बी अगर 0 है तो a बराबर 0 होगा या फिर b बराबर 0 होगा। तो हमने लिख लिया इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0। इक्वेशन 5 तक आ चुके हैं, हर बार इसे इक्वेशन नंबर 6 मानोगे और इसको इक्वेशन नंबर 7 मानोगे, ठीक है। एग्जाम में मान लो पहले आपने इसको लिख दिया, कोई बात नहीं, इसे 6 मान लेना, इसे 7 मान लेना, यानी इन दोनों पार्ट्स के इसके भी 0 बराबर में करोगे और इसके भी बराबर 0 में करोगे। किसी एक को नाम दे दो इक्वेशन 6, किसी एक को नाम दे दो इक्वेशन 7। बताओ यहां तक आपके कोई दिक्कत है तो। अब देखो किसी क्वेश्चन के अंदर मान लो अगर ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आ जाता, देखो एक बार मैं आपका थोड़ा ध्यान दूसरी ओर लेके जाना चाहूंगा। अगर ये मेरे पास क्वेश्चंस ऐसे आ जाता 4x y dy dx प्लस y स्क्वायर dx स्क्वायर बराबर 0। सपोज करो ये जो मेरे पास इक्वेशंस आई है, ये हमारे पास जो इक्वेशंस आई है, अगर ये इक्वेशंस मेरे पास ऐसे आ जाती तो
तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, तो हम इसको लिखते 2x dy प्लस y dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके देखो। 4x स्क्वायर dy 2 प्लस 4xy dy dx प्लस y स्क्वायर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या आप यहाँ इसकी दो इक्वेशन बना पाते? सोच के देखो, क्या आप इसको ऐसे लिखते कि 2x dy प्लस y dx बराबर 0 और 2x dy प्लस y dx बराबर 0? नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर बराबर 0 या इसके बराबर 0। मतलब अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर यहाँ आके ये होल स्क्वायर बन गया, देखो है तो 1 ही 1, क्योंकि इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना 2x dy प्लस y dx इनटू में 2x dy प्लस y dx। में कुछ काम की बात बताना चाह रहा हूँ भाई, लिख तो ऐसे सकते हो ना 1 1 1 1, पर ये दोनों क्या आ गए? एक्यूरेट इक्वल आ गए। अब ये जब एक समान आ जाएंगे तो इसका मेथड अलग होगा, इसका मेथड अलग होगा, और ये सेपरेट आ जाए तो इसका मेथड अलग होगा। तो आपके मोंगेज मेथड जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें जो भी जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो दो प्रकार से सोल्व होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चंस यहाँ तक कॉमन चलेगा। इसके बाद वो अपने पार्ट से डिवाइड करेगा कि अगर होल स्क्वायर आ गया तो हम इसे अलग मेथड से करेंगे, और अगर इनटू में आ गए जैसे a इंटू बी के रूप में आ गए तो जो मैं अभी मेथड बताऊंगा मेथड फर्स्ट से करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ आके कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए उसको अलग तरीके से करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमें इस वाले मेथड से ही दे रखे हैं। ठीक है भाई, तो आप यहाँ तक आ जाओगे, इक्वेशन से 6 तक आ जाओगे और इक्वेशन नंबर 7 तक आ जाओगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट्स है तो आप इसके अंदर या तो आप इसे इक्वेशन 6 मानोगे या आप इसे इक्वेशन से 7 मानोगे। अब आप इसके अंदर कोई भी एक इक्वेशन से को लो, या तो इक्वेशन दोनों को ही लेना होगा बारी बारी। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 6 इसके साथ दो एक्टिविटीज करनी है। नंबर फर्स्ट, क्या हम इक्वेशन 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इसको अलग अलग ले जाओ और x dy 2x dy इज इक्वल टू माइनस y dx, या dy अपॉन y इज इक्वल टू 2 dy अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे। अब आप इसका क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। हर बार इसका इंटीग्रेशन होगा क्योंकि आप इसे लीनियर के रूप में लेके आ गए हैं। तो पहले इसका इक्वेशन इंटीग्रेशन करना है, तो ये कितना बचेगा 2, और इसका कितना बचेगा log y, इसका कितना बचेगा भाई माइनस log x, प्लस आप लिखोगे log c1, प्लस log ही log में चल रहे तो कितना आ जाएगा log c1। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस log x इज इक्वल टू log c1, यानी ये मेरे पास ऐसे बचेगा y स्क्वायर x इज इक्वल टू c1। देख लो ध्यान से, y स्क्वायर x इज इक्वल टू c1 या x y स्क्वायर इज इक्वल टू c1, आपकी मर्जी कैसे भी लिखोगे, गलती नहीं होनी चाहिए बस। x y स्क्वायर इज इक्वल टू c1 या y x स्क्वायर इज इक्वल टू c1। इक्वेशन 6 से 7 तक आ चुके हैं, इसे आपको इक्वेशन नंबर 8 मान के चलना है। यस, इसे आपको इक्वेशन नंबर 8 मान के चलना है। देखो इस इक्वेशंस के साथ हम दो प्रकार का काम करेंगे भाई। ये क्या है भाई हमारे पास है 2x स्क्वायर थे नहीं, 2x स्क्वायर। देखो ध्यान से देना, इक्वेशन 5 हमको काम में लेनी है, इसे रफ नहीं करना है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ अपने नीचे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 5 है, एक बार काम चलाने के लिए x स्क्वायर dp dy प्लस y स्क्वायर dq dx प्लस px प्लस qy इंटू dy dx इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान में रखना है नंबर 5 को। तो कहने का मतलब अब यहाँ तक इक्वेशन 6 तक आ गए, 7 तक आ गए। जैसे ही आप पहली प्रॉब्लम फेस करोगे और आपको पता चलेगा इसे हम फर्स्ट मेथड से सोल्व करेंगे, तो पहले इसका इंटीग्रेशन करो और यही वैल्यू उठा के इक्वेशन 5 में रखो। इसी प्रकार पहले इसका इंटीग्रेशन करो और यही वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर रखो। तो देखो समझो एक बार, हमने क्या किया, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 6
और इसका इंटीग्रेशंस करके कांस्टेंट ले आए एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1। ठीक है, अब क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, नाउ पुट 2x dy, नाउ पुट y dx इज इक्वल टू लिखो या x dy इज इक्वल टू लिखो, नाउ पुट और ऐसे करो कि y dx इज इक्वल टू माइनस 2x dy, दोनों ही तरह से ले सकते हो क्योंकि ये वैल्यू अपने को इक्वेशन 5 के अंदर रखनी है, तो यहाँ मेरे को आराम से y dx देखने को मिल सकता है, यहाँ मेरे को आराम से y dx देखने को मिल सकता है। तो देखो जो इक्वेशन 5 लिखी है उसको आप थोड़ा सा एक बार और सोल्व कर लो भाई। देखो जहाँ आपने इक्वेशन 5 लिखी है उसको ऐसे लिखो, x स्क्वायर dp dy प्लस y स्क्वायर dq dx, और इधर ही सोल्व कर लो, साथ साथ इसको भी इधर ले आओ, प्लस px dy dx प्लस इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि नेक्स्ट स्टेप करते वक्त आपके कोई दिक्कतें नहीं आई। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 5। एक ही बात है, आप वैसे भी सीनियरों कर सकते हो इस चीज़ को। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन 6 से ये वैल्यू उठा के नाउ पुट फ्रॉम इक्वेशन 6 लैंग्वेज में लिखना भाई, नाउ पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6 इनटू इक्वेशन 5 वी गेट, इनटू इक्वेशन 5 वी गेट, यानी यहाँ से ये वैल्यू उठानी है आपको 2x dy की, 2x dy बराबर माइनस वाई डी एक्स रख दो या y dx इज इक्वल टू माइनस 2x dy रखो। ये वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है आपको, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो देखो क्या इसके अंदर y dx है, नहीं, तो इसको तो आप लिखो ऐसा कैसा, x स्क्वायर dp dy। क्या यहाँ मेरे पास y dx है, यस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y dq और ये y dx। अब बताओ y dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 2x dy, माइनस का 2x dy। अरे देखो भाई ये y dq तो ऐसा कैसा, और इस y dx की वैल्यू आप क्या रखोगे, माइनस 2x dy, माइनस 2x dy, कितना बचेगा, माइनस का 2xy dq dy, माइनस का 2xy dq dy। अगर आप x की रखना चाह रहे हो तो 2 को इधर भेज दो, x dy बराबर y dx रखते हैं, दोनों एक ही बात है, हम हर क्वेश्चन में उल्टा सुल्टा करेंगे। तो यहाँ आने के बाद चाहे इसके बराबर ये रखो या y dx के बराबर माइनस 2x dy रखो, आप इतने सीनियर हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो ये स्टेप्स भी होगी, ये स्टेप्स भी होगी, प्लस किसके बराबर रखना है, y dx के। क्या यहाँ मेरे पास y dx है, क्या यहाँ मेरे पास y dx है इस स्टेप में, नहीं, y नहीं है भाई, तो इसको आप लिखो ऐसा कैसा, इसको हम लिखेंगे ऐसा का ऐसा px dy dx। क्या यहाँ मेरे पास y dx है, देखो ये रहा मेरे पास y dx, और y dx की जगह आपको क्या रखना है भाई, माइनस का 2x dy, माइनस का 2x dy। तो ये कितना बचेगा, माइनस का 2qx, ये कितना बचेगा, माइनस का 2x dy2, माइनस का 2qx dy2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये हमने वैल्यू रखी। तो यानी हमारे पास ये जो इक्वेशन 6 है उसके हमारे पास दो काम करने हैं, पहले तो उसका इंटीग्रेशन करो और एक कांस्टेंट के बराबर ले आओ, फिर वो वैल्यू उठाओ और अपने जो मोंगे सब्सिडरी इक्वेशन की इक्वेशन नंबर 5 है, यानी यहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इस इक्वेशन 5 के अंदर आप वो वैल्यू शिफ्ट करो। वैल्यू शिफ्ट करने के बाद आपके पास हर बार 112 dq dy, ये भी ऑर्डर 2 सॉरी डिग्री 2 आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और एक dy कॉमन आ रहा है। देखो एक तो हमारे पास क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और एक dy, तो ये कितना बचेगा, x dp। अगर x dy कॉमन ले लिया तो यहाँ से देखो माइनस का 2 x dy कॉमन आ गया तो y dq। इसके अंदर देखो x dy कॉमन आ गया तो कितना बचा, p dx। और इसके अंदर x dy कॉमन आया है तो माइनस का 2q dy, माइनस का 2q dy इज इक्वल टू 0। मैं भी बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल आराम से स्टेप्स फॉलो करते आओगे
तो किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ चैलेंज आएंगे जो हमारे पास प्रैक्टिस से दूर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपके कोई दिक्कतें नहीं है। अब हर बार आपको ये जो कोफिशिएंट है आप ऐसे मान लेना कि ये चला गया 0 के अंदर, तो इसके बराबर क्या बचा 0, पर इसको लैंग्वेज में लिखना है कि x dy इज इक्वल टू 0 इज नॉट वैलिड, सो या और आप समझना कैसे कि ये चला गया 0 के अंदर, लैंग्वेज ये लिखनी है, क्यों मैं अभी समझाऊंगा। सो x dp प्लस p dx, सो x dp माइनस 2y dq प्लस p dx माइनस 2q dy इज इक्वल टू 0, यानी ये नॉट इज इक्वल टू 0, तो किसके अंदर चला गया x dp माइनस 2y dq प्लस p dx माइनस 2q dy इज इक्वल टू 0। अब ये समझ लो कि ये 0 क्यों नहीं होगा। देखो इक्वेशन 8 के अंदर, इक्वेशन 8 क्या कहना चाह रही है भाई, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो अपने को क्या निकला, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, x 2y dy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी x और dy की, ये खुद यहाँ x भी कांस्टेंट का काम करेगा और y भी एक कांस्टेंट का काम करेगा, पर आप इसको समझना ऐसे कि ये किसके अंदर चला गया 0 के अंदर, तो इसका मतलब x dy इज इक्वल टू 0 इज नॉट वैलिड, इट मीन्स इसके इक्वल में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसके चक्कर में मत पड़ना, आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो, बस लैंग्वेज को लिख देना कि जो पार्ट्स आएगा हर बार ये नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, यस, इसका फिर से इंटीग्रेशन करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो x dp और p dx एक जगह लिखो, -2 दोनों में कॉमन ले लो, y dq और q dy प्लस का q dy एक जगह लिखो। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx और p, क्योंकि अवकलन करके देखो, पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y q, क्योंकि y इंटू डी क्यू प्लस q इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है अपने को, इसका इंटीग्रेशन करना है, कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन से, तो अब आपको नेक्स्ट लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग इट। अगर आप आराम से स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉलो करते आओगे तो ये इंटीग्रेशन आराम से निकल आएगा, अगर कहीं मिस हो जाएगा तो यहाँ से इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, और समझ लेना कि 100% आपकी कहीं ना कहीं गलती है। अब हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेटिंग इट कितना बचेगा भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dxp माइनस का 2dyq इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। तो आपको बताना है इसका कितना बचेगा, xp लिखूं या px लिखूं, चलो पहले ऐसे लिख लो, ये कितना बचा xp, ये कितना बचा भाई yq, और इज इक्वल टू 0 में क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट। अब फिर से ध्यान से समझो, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ क्या आएगा, हमारे पास एक ही कांस्टेंट। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ठीक देखा है तो इसी इक्वेशन 6 का पहले इंटीग्रेशन किया, उसके अंदर कांस्टेंट ही आया, उसी इक्वेशंस को हमने मोंगेज की सब्सिडरी इक्वेशंस 5 में रखने के बाद कांस्टेंट ये आया। इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट हमारे पास कहीं ना कहीं आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्शन है इनका। तो यहाँ आने के बाद आप किसको क्या लिखोगे, px माइनस 2qy इज इक्वल टू, अब ये जो कांस्टेंट है आप इसको एक फलन का नाम दे दो, एक फंक्शन का नाम दे दो कि f ऑफ c1। इस कांस्टेंट को आप क्या लिखोगे, f ऑफ c1, क्योंकि c1 भी हमारे पास ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन से आ गया। ठीक है, अब आप c1 की वैल्यू रखो, तो ये कितना बचेगा मेरे पास है, और px माइनस 2qy इज इक्वल टू, px माइनस 2qy इज इक्वल टू f ऑफ xy स्क्वायर। बस यही इन दोनों का कनेक्शन था, हमको इसको एडजस्ट करना है, यानी इसी इक्वेशन से 6 का इंटीग्रेशन किया, c1 इज इक्वल टू, यानी कांस्टेंट ये बताना चाह रहा है, और इसी का इसकी सब्सिडरी इक्वेशन के अंदर रख के लेके आए तो हमारे पास कांस्टेंट ये आ गया। इन दोनों का हमें हर बार कनेक्शन करना है, तो f ऑफ c1
अब आप इसे इक्वेशंस नंबर वैसे तो देना चाहिए इक्वेशंस नंबर 9, बट आप पहले ये सोल्व हो गया है, आप इसको इक्वेशंस ए लिखना। आप चाहो तो इक्वेशंस 9 भी लिख सकते हो, बट बाद में इसको हमें फिर से काम में लेना है। तो पी की वैल्यू p इंटू क्यू आ गया, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी, इसको नाम दे देना है एक बार इक्वेशंस नंबर ए। ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस आपको इस इक्वेशन 7 और इस इक्वेशन 5 के साथ रिपीट करनी है। यस, ये हाथ से जो चले थे इक्वेशन 6 से कि पहले इसका इंटीग्रेशन किया, कांस्टेंट लेके आए, फिर इसकी वैल्यू इसके अंदर रखी, इसका इंटीग्रेशन करके लाए, कांस्टेंट ले आए, दोनों कांस्टेंट हम इधर लेके आ गए, तो C1 की हमने वैल्यू रख दी। और इसको नाम क्या दोगे भाई, हमारे पास है इक्वेशन ए इज, गलती ना हो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ए इज फर्स्ट इंटरमीडिएट, इक्वेशंस ए इज फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल इक्वेशंस। अब आप मैं इक्वेशंस 8 को हटा रहा हूं भाई, इंटीग्रल आपको केवल इतना लिखना है हमारे पास है कि इक्वेशंस ए इज ए फर्स्ट इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती समाकलन है, इसका बीच में लाके छोड़ दिया इसको। इक्वेशन ए को सेम स्टेप्स रिपीट करनी है इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 के साथ। तो कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास सिमिलर होगा, कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास सिमिलरिटी इसकी नहीं आएगी। तो एक तो आपको क्या करना है कि सिमिलरिटी की बजाय पहले या तो आप रफ में निकालो या फिर आप कंटिन्यूसली लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार कंटिन्यूसली लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन आई है मैं इसको एक बार इधर लिख लेता हूँ, px माइनस 2qy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर से इक्वेशंस ए इज फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल। ठीक इक्वेशन 7 से यही प्रोसेस लेके चलेंगे, जिस प्रकार 6 से लेके चले थे उसको हम नाम देंगे सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आने के बाद अब आ जाओ, फिर से अपन कहाँ चलेंगे, नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 7 हम क्या लिखेंगे भाई, नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 7, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 7 के अंदर आ गए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस का 2y dx लिख सकता हूं ऐसे, या डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 2dx अपॉन x इंटीग्रेटिंग इट। तो ये कितना बचेगा भाई, log y, ये कितना बचेगा -2 log x। यहाँ भी जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोगे C1, और देखो ध्यान दो पीछे C1 दे चुके हैं, फर्स्ट इंटरमीडिएट के लिए C1 आ जाएगा, सेकंड इंटरमीडिएट के लिए आप C2 लिख दो। इसको इधर लेके आओ तो ये कितना बचेगा, log y प्लस log, और देखो 2 ऊपर चला जाएगा इस साइड में आ जाएगा, और ये log C2, log m प्लस log n कितना होता है, m इंटू n, यानी ये कुल मिला के हमारे पास कितना बच गया, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2। जिस प्रकार उसे इक्वेशंस 8 नाम दिया था उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, इक्वेशंस नंबर 9, इक्वेशंस नंबर 9। अब आप क्या करोगे, इसी की वैल्यू अगेन पुटिंग वैल्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2y dy, और किसके अंदर रखोगे, मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस नंबर 5 के अंदर। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, नाउ पुट, इसके आगे लिखना है भाई, नाउ पुटिंग एक्स डी वाई, इक्वेशन 7 में क्या है, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2 dy, नाउ पुटिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2 dy dx फ्रॉम इक्वेशन 7 इनटू मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस 5, या डायरेक्ट लिखोगे इनटू इक्वेशंस 5 वी गेट। ठीक है, यहां आने के बाद आप डायरेक्ट लिखोगे इनटू इक्वेशंस 5 वी गेट, यानी पहले इसका इंटीग्रेशन कर दिया, एक कांस्टेंट लिया है, फिर ये यहां से एक्स डी वाई की वैल्यू उठा के हम कहां रखेंगे, इक्वेशंस 5 के अंदर। और इक्वेशंस 5 को आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर डी पी डी वाई है, ये वाई स्क्वायर डी क्यू डी एक्स है, और इसको मैं दो हिस्सों में कर लो ताकि आप आराम से वैल्यू रख सको, पी एक्स डी वाई डी एक्स और क्यू वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5। चलो रखो, एक्स डी वाई की जगह रखना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स डी पी और एक्स डी वाई,
इस वाली स्टेप को देखो, अक्स डी और अक्स डी वाई। अक्स डी वाई की जगह आपको क्या रखना है, -2y dx। तो ये तो आ जाएगा ऐसा, कैसा आप रफली लिखोगे भाई, ये कितना आ जाएगा -2y dx। ओके, तो ये कितना बच गया, -2xy, इसके अंदर रखोगे इक्वेशन 5 के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा -2xy dp dx, -2xy dp और dx। ठीक है, चलो इस स्टेप का काम बना। क्या यहाँ मेरे पास अक्स dy है, नहीं, अक्स dy नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा लिखो, +y² dq dx, क्योंकि हमारे पास अक्स dy इस स्टेप के अंदर नहीं है। क्या यहाँ अक्स dy है, ये रहा, तो इसको लिख दो p dx और अक्स dy, और अक्स dy की वैल्यू कितनी रखोगे, -2y dx, -2y dx, तो ये भी dx है, ये भी dx, तो यानी -2py, ये कितना बचेगा भाई, -2p, ये बचेगा भाई -2py, -2py dx2, -2py dx2। क्या इस स्टेप के अंदर अक्स dy है, नहीं, तो इसको ऐसा कैसा लिखो, +q y dy dx, +q y dy dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद आपके पास इक्वेशंस 5 का रोल खत्म हो जाएगा, केवल अपने को इतना सा है, इसका पार्ट से काम में लेना है। ओके भाई, तो चलिए अब इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने के लिए मैं क्या कॉमन लूँ इसके अंदर, एक तो अक्स कॉमन आ रहा है, सॉरी एक तो y कॉमन आ रहा है सभी के अंदर, और एक है dx, तो y dx या माइनस का y dx कॉमन ले लो। तो माइनस का y dx कॉमन लेंगे तो ये तो बचेगा 2x dp, y dx कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y dq, ये माइनस माइनस प्लस 2p dx, अगर एक y और एक dx कॉमन आ रहा है तो, और ये बचेगा माइनस का q, y dx कॉमन आ गया तो dy इज इक्वल टू 0। और यहाँ आने के बाद देखो बताओ फिर से क्या लिखोगे, -y dx इज इक्वल टू 0 इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड, सो ये कितना बचेगा 2x dp माइनस y dq प्लस 2p dx माइनस q dy इज इक्वल टू 0। और आपको पता है इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 वाले पार्ट्स एक जगह ले लो, माइनस कॉमन ले लो एक जगह, dq प्लस q dy इज इक्वल टू 0। या इसको ऐसे लिख सकते हो dxp, और इसको लिख सकते हो आप dyq, इसको आप क्या लिख सकते हो dyq। ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही चलेगा, क्योंकि देखो u इंटू वी लगा के देखो, u इंटू डी यानी x dp प्लस पी डी एक्स वाई डी क्यू प्लस क्यू डी वाई। अब इसका करो आप इंटीग्रेशन, अब इसका हम क्या करेंगे भाई इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा dxp माइनस dyq इज इक्वल टू 0। तो देखो ये कितना बचेगा भाई 2xp और माइनस ये कितना बचेगा yq इज इक्वल टू 0 का कितना हो जाएगा भाई कांस्टेंट, 0 का कितना हो जाएगा भाई कांस्टेंट। और ये बताइए इस वाले कांस्टेंट का इस वाले कांस्टेंट के साथ रिलेशन है कि नहीं, जिस प्रकार प्रीवियस में होता था ठीक उसी प्रकार। तो ये कितना बचेगा हमारे पास है 2px माइनस qy। क्या इस c को आप ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट को f ऑफ c2। तो देखो यहाँ आपके पास f ऑलरेडी ले लिया, तो या तो आप पहले वाले में f1 लोगे, या फिर आप एक हैबिट सी डाल लो कि हर बार स्मॉल f है, फर्स्ट इंटरमीडिएट में स्मॉल f ले लेंगे, इसके अंदर आप gc2 लोगे। या फिर हमारे पास ये कितना बचेगा gc2 लेंगे तो 2px माइनस का qy इज इक्वल टू g इंटू c2। c2 की वैल्यू कितनी है भाई x स्क्वायर y। देखो c2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से x स्क्वायर y, और साइड में लिख देना यूजिंग इक्वेशन से 9, यूजिंग इक्वेशन से 9। इसी प्रकार ये जो फर्स्ट में लिखा ना f ऑफ x y स्क्वायर, इसके साइड में लिख लेना यूजिंग इक्वेशंस 8, क्योंकि 8 से आपने c1 की वैल्यू रखी थी, मैं लिखना भूल गया, आप लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या बन गई भाई इक्वेशंस नंबर बी। देखो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशंस नंबर बी।
अब मैं मानता हूं ये क्वेश्चन हमारे पास टाइम से ज़्यादा चला जा रहा है, बट कोई ऑप्शंस नहीं है क्योंकि पूरे 10 मार्क्स का है। हाँ, एक ऑप्शंस है, बट जहाँ तक मेरे को विश्वास है 2px, जहाँ तक मेरे को विश्वास है आप गलती कर दोगे, और आपको गलती देखो करनी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस ए आ गई, और ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशंस नंबर बी आ गई। और इक्वेशंस बी को आप क्या लिखोगे भाई, ये क्या है हमारे पास है, इक्वेशंस बी इज सेकेंड इंटरमीडिएट, इक्वेशंस बी इज सेकेंड इंटरमीडिएट, इक्वेशंस बी इज सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल। यस, आपको यहां तक इक्वेशंस लिखनी है कि ये फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल है और ये सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल है। ठीक है, अब देखो आप एक छोटी सी बात से बच सकते हो, अगर मैं इक्वेशंस को फिर से लिखो दो, 2x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। ये था ना हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6। देखो यहाँ से इक्वेशन ए के बाद आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि सिमिलरली, और आप इसको लिख दो। बट जहाँ तक मेरा अनुभव है, एक तो आपके पास इस वक्त टाइम भी कम है, प्रैक्टिस आप लोग कर नहीं पाओगे और गलती हो जाएगी। पहले तो आप ऐसे देखो कि इक्वेशन 6 में और 7 में क्या सिमेट्रिक है। तो यहाँ से देखो अक्स dy है, y dx है, पहले 2 अक्स के साथ लग रहा है, फिर 2 y के साथ लग रहा है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, पहले अक्स के साथ यानी ये px है, तो इसके अंदर 2 इधर लगा दो, इसका क्यों का हटा दो, ये अक्स वाई स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा, अक्स स्क्वायर वाई। देखो यहाँ y के ऊपर 2 है, यहाँ y के 2 नहीं लगा हुआ है तो y के ऊपर 2 लग गया, अक्स ऐसा कैसा। यहाँ अक्स के 2 नहीं लगा हुआ तो अक्स के 2 लग गया और y ऐसा कैसा। बट मैं बता रहा हूँ आपसे गलती हो जाएगी, तो आप अपना टाइम इस प्रकार से बचाना कि इक्वेशंस ए तक लिख लोगे, वेयर इक्वेशन ए इज फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल। फिर आप ऐसे करना, रफ में निकालने के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिमिलरली। ठीक है, तो यहाँ जो हमने प्रोसेस की है इक्वेशन 7 से लेके इक्वेशन 5 तक की, ये आप चाहो तो रफ में निकाल के डायरेक्ट लिख सकते हो, और सीधी सी बात है रफ में निकालोगे इससे अच्छा आप लिखते ही आओ, तो हो सकता है 5 मिनट का फर्क आ जाए, बट आपको मार्क्स 10 में से 10 मिलेंगे, नहीं 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इसको लिखने का। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास एक तो इक्वेशंस ए आ गई और एक मेरे पास इक्वेशन से बी आ गई। अब मैं इक्वेशंस ए और बी को एक बार यहाँ लिखता हूँ, ये कितनी है, पी एक्स माइनस 2qy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, और ये इक्वेशंस आ गई मेरे पास है 2px माइनस qy इज इक्वल टू gx स्क्वायर y। देखो ये मेरे पास इक्वेशंस ए है एंड ये मेरे पास इक्वेशंस नंबर बी है। ठीक है, ये इक्वेशंस ए है और ये मेरे पास इक्वेशंस बी है। और देखो भाई आप ध्यान में रखोगे, इक्वेशंस ए तक आ जाओगे और बी तक आ जाओगे, अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो अपना टाइम बचा सकते हो। इक्वेशन ए के बाद सिमिलरली लिख सकते हो इक्वेशंस बी को, बट आपसे सिमिलरली नहीं लिखी जाएगी। अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस कर ले हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। टाइम बचाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, रफ में निकाल के फिर डायरेक्ट इसकी रख लो इक्वेशन से बी। ओके भाई, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास एकदम से सिंपल बच गया, कुछ स्टेप्स और भी हैं, कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा टाइम खाएगी। अब आप एक बार बचपन की बातें याद करो, 2x प्लस 3y 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मैं बोलूँ कि इसके अंदर x और y के मान निकालो, मैं इसके अंदर बोलूँ भाई आप x और y की वैल्यू निकालो। देखो आपको मजाक सा लग रहा होगा, पर आप क्या करते थे, इसको इक्वेशन 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x 3 3 9y 3 5 15। इक्वेशन 2 को किससे गुणा करोगे, 2 से, फिर आप क्या करोगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये लो जी, ये y का मान आ गया, y का मान उठा के यहाँ रखोगे, x का मान आ गया। ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ x और y की वैल्यू नहीं चाहिए, नो। इक्वेशन ए आ गई और इक्वेशन बी आ गई, हमें x y की नहीं, हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए। हमें क्या निकालना है भाई, p की वैल्यू निकालना है और q की वैल्यू निकालना है। क्योंकि याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि टारगेट के ऊपर ध्यान दो, p निकालना है, q निकालना है और किसके अंदर शिफ्ट करना है, dz इज इक्वल टू p dx और q dy। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, नाउ सॉल्विंग
नाउ सॉल्विंग द इक्वेशंस ए एंड इक्वेशंस बी, इक्वेशंस ए एंड इक्वेशंस बी, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, द वैल्यू ऑफ स्मॉल p and small q is given by, small p and small q is given by, किस प्रकार से दी जाएगी भाई? यहाँ हमें p की वैल्यू निकालनी है और q की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप p की वैल्यू निकालना है तो q को 0 बनाओ, और q की वैल्यू निकालनी है तो p की वैल्यू 0 बनाओ। और अब आप MSc में हैं तो ऐसा नहीं कि आप इसको पूरी तरह रफ में लग जाओगे, इसको हम यहीं से करेंगे। अगर मैं इक्वेशन b को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि इक्वेशन a में से मैं इक्वेशन b को घटाता हूं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाता हूं, इक्वेशन b को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा, तो ये देखो ये कितना आ जाएगा px, ये तो कितना आ जाएगा px, इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4p, तो p माइनस 4p माइनस का 3p, तो ये तो कितना आ जाएगा मेरे पास है माइनस का 3px। देखो भाई इक्वेशन a ऐसा कैसा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4px, px में से 4px घटाएंगे तो माइनस का 3px, इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे तो ये प्लस का 2qy और माइनस 2qy से कैंसिल्स। आगे हमारे पास कितना बचेगा f ऑफ x y स्क्वायर, और इसको 2 से गुणा करके घटाना है तो ये gx स्क्वायर y। देखो ये ऐसा कैसा माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया, यानी हमारे पास p की वैल्यू कितनी बच गई। तो अब इसको आप इधर लेके जाइए, कितने आ जाएगा भाई, ये बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा 2gx स्क्वायर y माइनस f ऑफ x y स्क्वायर और 1/3 और इंटू में x, सॉरी इंटू में 1/3x, 1/3x, यानी यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास है 1/3x और 2gx स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसको आप मानोगे भाई इक्वेशंस नंबर 9 तक आ चुके हैं आप, अब इसे इक्वेशन से 10 मान लेना, या 10 तक आ चुके हैं, शायद 9 तक ही आए हैं, 8 एंड 9 ही है, इसको इक्वेशन से आप 10 मान लेना, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या निकल गई p की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, q की वैल्यू, मतलब p 0 होना चाहिए, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दूं, एंड अगेन इससे क्या कि आपका टाइम भी बच जाएगा। इक्वेशन a को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर से आप इक्वेशन से b को घटाओ। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको घटाया 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 4q और इसको घटाया तो प्लस का qy, यानी माइनस का 3qy। ये भी हमारे पास कितना बच गया माइनस का 3qy, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2fxy स्क्वायर से, 2fxy स्क्वायर से माइनस घटाना इक्वेशन b को तो gx स्क्वायर y, और हमारे पास q की वैल्यू कितनी बचेगी भाई gx स्क्वायर y। देखो माइनस साइन को अंदर देंगे तो ये आ जाएगा 2fxy स्क्वायर से और अपॉन में 1/3y। यस, इसको आप मानोगे इक्वेशन नंबर 11, ठीक है भाई। इसको हम क्या मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर 11। तो इस प्रकार ऐसे करके आपको यहाँ आने के बाद p की वैल्यू निकालनी है एंड आपको q की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 11। बताओ भाई यहाँ तक आपके अगर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ तक लगभग हमारे लेक्चर्स को 52 मिनट्स हो गए हैं, यानी ये लगभग एक पीरियड पूरा ही खा जाएगा इक्वेशन से। तो ये हमारे पास टारगेट के ऊपर ध्यान दिया हमने, p की वैल्यू निकाली, q की वैल्यू निकाली। अब आप लास्ट लाइन लिखोगे इसकी, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q, द वैल्यू ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q इनटू dz इज इक्वल टू, यानी यहाँ आने के बाद
आप याद रखोगे p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई। हर बार आपको वैल्यू रखनी है। मोंगेज मेथड के अंदर हम कहीं भी इस स्टेप्स को काम में ले सकते हैं, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस q डी वाई। ठीक है भाई, मोंगेज मेथड के अंदर हम कहीं भी इस इक्वेशंस को काम में ले सकते हैं, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस q डी वाई। क्यों ले सकते हैं ये और सुन लो। क्या आप dz को ऐसे लिख सकते हो डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो dz को डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई? अब याद करो, डेल जेड बाई डेल एक्स का मतलब p और डेल जेड बाई डेल वाई का मतलब है q। तो ये हमारे पास छोटी छोटी बातें हैं। इन मोंगेज मेथड आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस q डी वाई, और ये हो ही जाएगा देखो dz के बराबर। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने p को लिखा था कि भाई डेल p बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल p बाई डेल वाई इंटू डी वाई, फिर इसको हमने r लिखा और इसको हमने s लिखा था, r की वैल्यू निकाल के लाए थे ना। ठीक उसी प्रकार तो कहीं भी आप मोंगेज मेथड के अंदर dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस q डी वाई लिख सकते हो। ऐसी छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा भाई, ध्यान रखना। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, पर अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, क्योंकि dz लिखो या पी डी एक्स q डी वाई ऐसे लिखो। चलो रखो इसके अंदर। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, dz इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास है 1/3x 2gx² y माइनस fxy² इंटू डी एक्स। देखो p इंटू डी एक्स, तो ये p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई प्लस q इंटू डी वाई, तो ये आ जाएगा x² y माइनस का 2fxy² से इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ तक आते आते आप लोग एकदम से थक जाओगे और पेपर की शुरुआत भी आपको इसी यूनिट से करनी है। सेकंड क्वेश्चंस लिखोगे और टाइम देखोगे तो आप लगभग 40 मिनट तक खा जाओगे, क्योंकि इसका पहला पार्ट करोगे 20 मिनट उसके अंदर लग जाएंगे और इसको भी लिखते लिखते आपको आधा घंटा भी लग सकता है। पर ये क्वेश्चंस देगा तो बाकी किसी यूनिट में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो पेपर का मैनेजमेंट इस हिसाब से बनाएगा कि आप आराम से टाइम दे के लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है कि एक तो x² y का फंक्शन आएगा और एक हमारे पास xy²। देख लो सही, x² y और x² y। पहले तो ऐसे करो, इस 3 को इधर ले जाओ, 3 कॉमन लेके मैं इधर ले आया, यस। अब gx² एक जगह ले लो और f(x²) एक जगह ले लो, तो यहां हमारे पास कितना बचेगा भाई 1/x 2gx² dx। देखो इसको आप क्या लिखोगे कि ये बचेगा हमारे पास है 2/x इंटू gx dx इंटू में gx² प्लस 1/y dy प्लस 1/y dy और इंटू में इसके भी क्या है gx² y है। तरीका बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है, gx² y। फिर माइनस का साइन ले लो, 1/x dx और यहां भी माइनस का साइन आ गया, माइनस का 2/y dy। यहां दोनों में कॉमन क्या आ गया हमारे पास है f(xy²) इंटू में f(xy²) और ये माइनस साइन कॉमन लिया तो ये कितना बच गया, प्लस का साइन बच गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है और आप डायरेक्ट लिखोगे इंटीग्रेटिंग इट। क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 3dz का कितना हो जाएगा भाई, आप ऐसे लिखोगे 3dz और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2dx प्लस 1/y इंटू gx² y प्लस इसका भी माइनस का साइन है, इसके भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा dx/x प्लस 2dy/y
और इनटू में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, यानी इसका आप यहाँ तक निकाल के लाओगे तो दिखाई दे रहा है यहाँ तक इंटीग्रेशन ऐसे आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप 100% यहाँ आने के बाद माथा थोड़ी ना करना, क्योंकि अब इसको इंटीग्रेशंस के फॉर्मेट में लिखना है। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशंस के फॉर्मेट में लिखना है। पर आप ऐसे कर देना कि ये तो 3 है और ये z है। हमें पता है आंसर आएगा, एक तो एक्स स्क्वायर वाई का फंक्शन आएगा, जी का तो जी नहीं रहेगा, तो इसका तो लिख देना आप कैपिटल जी एक्स स्क्वायर वाई, और ये एफ को आप लिख देना हर बार प्लस का साइन लगा के एक्स वाई स्क्वायर। छोड़ो आपको चक्कर, सीधी सी बात है, ये जो एक्स स्क्वायर वाई है ये फंक्शंस नए फंक्शंस के अंदर चेंज होगा, जी एक्स स्क्वायर वाई, और एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर नए फंक्शंस के अंदर चेंज होगा। तो पहले तो आप देखो एफ और जी मानो, तो जरूरी नहीं है कि आप एफ ऑफ जी मानो, आप f1 g1 मान सकते हैं। लास्ट में एफ को एफ लिखो, जी को जी लिखो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लास्ट में आप फाई और साई भी काम में ले सकते हैं, यानी बुक्स में कभी यहाँ फाई, कभी साई, कभी f1, कभी f2, कभी g1, कभी g2, कोई भी सिंबल ले सकता है। बट इतना आने के बाद आपका क्या करना, शॉर्टकट लिख देना, क्योंकि मार्क्स देगा तो पूरे 10 ही देगा, क्योंकि यहाँ वहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके याद करो यहाँ तक हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको करते हुए आए हैं। और एक्चुअली इसको लिखना कैसे है, अगर मैं आपको समझाना ही चाहूँ, वैसे 1 घंटा पूरा हो गया, तो इसको हम लॉग लगा के लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लॉग एक्स स्क्वायर वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करके देखो कितना होता है भाई, log x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर का छोड़ दो dy प्लस 2x dy, सॉरी 2x y dx। अब x स्क्वायर y का इसके अंदर भाग दो तो ये कितना बचेगा, dy/y, इसके अंदर x स्क्वायर y का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2dx/x। देखो यहाँ आने के बाद आपको करना तो क्या है, बिल्कुल शॉर्टकट करना है। यहाँ आने के बाद एक नए फंक्शंस के रूप में आप इसका आंसर्स लिख देना और बोलना कि विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। पहले समझो, बड़ा प्रयान नहीं काटेंगे इधर, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, और यही हमें इसका आंसर्स लेके आना है। बट एक्चुअली आप इसको समझो एक बार, हर क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा लिखना है। ध्यान से सुनो, मैंने जो पीडीएफ बना रखे हैं उसके अंदर इस स्टेप के बाद मैंने डायरेक्ट आपका आंसर्स लिख रखा है, बिल्कुल भी नहीं समझा रखा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको भी एग्जाम में सीधे लिखने हैं, आपको भी एग्जाम में सीधे लिखने हैं। बट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इस वाले सिस्टम को देखो, ये ऐसे है, हमारे पास है इंटीग्रेशन के अंदर 2dx/x प्लस dy/y और इनटू में जी एक्स स्क्वायर वाई, जी एफ तो कैसे भी यहाँ से एफ आ जाओ, जी आ जाओ, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये लॉग एक्स स्क्वायर वाई और डी है, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्यों? इसका अवकलन करके देखो एक बार, इसका अवकलन करेंगे तो लॉग का कितना होता है 1/x, फिर इसका करके देखो, पहले को कर दो, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, वाई का कर दो dy। अब ये एक्स स्क्वायर वाई इसके अंदर जाने दो, तो एक्स स्क्वायर वाई अंदर जाएगा तो ये कितना बचेगा 2dx/x, और एक्स स्क्वायर वाई इसके अंदर जाएगा तो ये कितना बचेगा dy/y। देखो ये बच गया कि नहीं बच गया। और अंदाजा कहाँ से लगेंगे, इसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर वाई। तो अब बताओ ये टोटल हमारे पास किसका फंक्शन बन गया, एक्स स्क्वायर वाई का, और इसको हमने एक नया नाम दे दिया कैपिटल जी, इसको हमने एक नया नाम दे दिया कैपिटल जी। ठीक इसी प्रकार इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई स्क्वायर है तो लॉग लगा के आप लिख दो एक्स वाई स्क्वायर और इनटू में एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। तो ये भी देखो किसका फंक्शन बच गया, एक्स वाई स्क्वायर का। बट इतना करने के बाद आप बिल्कुल डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था मोंगेज मेथड का, ये पूरा 1 घंटा खा गए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लिखोगे एग्जाम में तो 1 घंटा लगेगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चंस को समझाया है। इक्वेशंस नंबर का आप सिस्टम ध्यान में रखोगे
तो बिलीव मी आपके कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कुछ कुछ जगह आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, जो पहली तो आ जाएगी इक्वेशंस 5 लिखने के बाद आएगी, वहाँ से थोड़े से बाहर निकल आना। अगर वहाँ गलती कर दी तो ये क्वेश्चंस आगे नहीं होगा, और वहाँ आप अच्छे से बाहर निकल पाए, इसका मतलब आपको एंड तक कोई रोकने वाला नहीं है, और यहाँ आने के बाद आप जो भी लिखोगे वही सत्य है। सीधी सी बात ये है कुल मिला के, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस नंबर 2 है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से या लगभग क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में दे रखे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़ भी रखे हैं, तो आप छोड़ देना, क्योंकि यहाँ तक आप पढ़ते पढ़ते 110 पेज से ज़्यादा के नोट्स हो जाएंगे। अभी तक जो मैं लिख चुका हूँ वो 110 पेज है, कुछ क्वेश्चंस और लिखे जाएंगे अभी इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं, तो आप बोर हो जाओगे, पर आपको मेथड से ही ध्यान में रखना है। अब सुनो दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जो एग्जाम्पल हैं आप बुक से इसका सॉल्यूशंस नहीं देखोगे, ठीक है, बुक से उसका सॉल्यूशंस नहीं देखोगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जा सकते नहीं, मोस्टली एग्जाम्पल ही आएंगे। और मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं 100% मेरे को आप पे विश्वास है कि जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो बुक से केवल आप एग्जाम्पल देखो, सॉल्यूशन अपने इस मेथड से करोगे तो आप इजीली उसका सॉल्यूशंस कर पाओगे। मैं 100% मान के चलूँगा ऐसा, और प्रैक्टिस करोगे और साथ साथ मेहनत करोगे तो ज़रूर कर पाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो शायद आप यहाँ तक पहुँचोगे नहीं। ये जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं इस वक्त आप मेहनत कर रहे हो तो ही आप इस लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना तो मैं आपको पीडीएफ में लिख के दूंगा और ना मैं आपको इस क्लासरूम में कराऊंगा, पर मेरे को विश्वास है जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, 1, 2, 3 है, वो लगभग इस क्वेश्चन 2 की तरह बिल्कुल सेपरेट चलेंगे, सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, तो हम आराम से इस टॉपिक्स को मोंगेज मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज के पास हमारे पास एक प्यारी सी क्लास। एक क्वेश्चन से 1 आवर खा गया वो अलग बात है, बट स्टेप्स नहीं टूटनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे मेथड से यही मेथड लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नया दूसरा वाला मेथड लेके आएंगे जो मैंने बीच में बताया था, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप्स का एक क्वेश्चन से। ओके।